चैप्टर 25 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के बारे में डिफाइन किया है, डेफिनेशन दिया है। स्मिथ के मुताबिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब जो वेल्थ क्रिएशन एक साइंस है। और मार्शल के द्वारा क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द डेली बिजनेस ऑफ द लाइफ, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। रॉबिन्स ने, जो कि मॉडर्न डेफिनेशन अभी कहलाता है, उन्होंने दिया था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग बिहेवियर, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। और प्लेग ने दिया था, एम्फेसिस किया था, गिवन टू द ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स क्या है, जो कि ह्यूमन वेलफेयर को करे, वो प्लेग के द्वारा दिया गया था। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर वो होता है जो डील्स करता है रिगार्डिंग द कमोडिटी एंड सर्विस टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक्स, मतलब जो डील कर रहा है, कंसर्न रहा है विथ वांट्स, एफर्ट और सेटिस्फैक्शन, जो डील्स करता है रिगार्डिंग कमोडिटी और सर्विस के जो प्रोड्यूस होता है इकोनॉमिक्स में। मतलब कोई भी इकोनॉमी हो, उसमें कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस हो, चाहे वो सर्विस हो या कोई कमोडिटी हो, उसका प्रोड्यूस होने को सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। उसमें से क्या क्या चीज़ चाहिए, कंजप्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंस होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। सिंपली सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जो भी कोई भी सर्विस या कमोडिटी जो कि कोई भी इकोनॉमिक में जो कि प्रोड्यूस होता है, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक। जो उससे कंसर्न रहता है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी चीज़ प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे लैंड, लैंड क्या है, ये एक पैसिव फैक्टर्स होता है जो कि कोई भी अर्थ के सरफेस के एबव में रहता है, विच इज़ फ्रीली गिवन बाय द नेचर, नेचर के द्वारा फ्री में दिया गया है, उसको लैंड बोलते हैं। लेबर क्या होता है, लेबर एक एक्टिव फैक्टर होता है, जिससे एक्टिव फैक्टर से प्रोडक्शन होता है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक पैसिव फैक्टर होता है, जिसमें सारा का सारा कैपिटल वेल्थ होता है, पर सारा वेल्थ कैपिटल नहीं होता है। कैसे, क्योंकि अगर आपके पास कोई पैसा है 1 लाख रुपए, तो वो आपका कैपिटल हुआ, बट आपका पूरा प्रॉपर्टी जैसे कोई बिल्डिंग रहा, ये वेल्थ हुआ। तो सारा का सारा जितने भी कैपिटल है वो तो वेल्थ में आएगा, लेकिन जितनी भी वेल्थ है वो कैपिटल के अंदर नहीं आएगा। तो कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अ वेल्थ विच इज यूज फॉर फर्दर रीजनरेटिंग वेल्थ, जो कि जनरेट करने में मदद करता है वेल्थ को। पैसे से हम जनरेट कर सकते हैं वेल्थ को। फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है इंटरप्राइजेस। फिर इंटरप्राइज के बाद होता है रिवार्ड ऑफ लैंड, तो उसमें रेंट मिलता है, रिवार्ड। रिवार्ड ऑफ लेबर को, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। रिवार्ड ऑफ कैपिटल, कैपिटल में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। रिवार्ड ऑफ एंटरप्राइज में प्रॉफिट मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स के द्वारा सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन जरूरी होता है इकोनॉमिक में, इस ग्रुप इनटू टू हेड, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मतलब जो भी एक्टिविटी और सर्विस और कंजम्पशन प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट मैटर जो जरूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, जब भी वो कंसर्न रहता है विद द इंडिविजुअल यूनिट, मतलब कोई भी सिंगल इंडस्ट्री रहे, सिंगल कंपनी रहे, फर्म रहे, सिंगल कंज्यूमर रहे, या किसी भी सिंगल के बारे में करता है, तो उसको माइक्रो लेवल में हुआ ये, तो ये ग्रुप आता है माइक्रो इकोनॉमिक। और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, जो डील्स करता है होल इकोनॉमिक सेटअप से, और जो रिलेटेड रहता है एडिशनल और एवरेज, मतलब कि पूरा इकोनॉमिक में इट डील्स विद द होल इकोनॉमिक सेटअप एंड रिलेटेड एडिशनल और एवरेज, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन देश का कितना हुआ, टोटल इकोनॉमी कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल सेविंग है, प्राइस लेवल क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और होल इकोनॉमिक सेटअप, मतलब पूरा देश का अगर पूरा इकोनॉमी कैसा चल रहा है, उसमें जॉब क्रिएशन कैसा हो रहा है, इनकम कैसा है, जब इसके बारे में बात करेंगे तो वो एक माइक्रो लेवल में हो गया। पूरा देश का सारा छोटे छोटे यूनिट को कनेक्ट करके वो माइक्रो इकोनॉमी बन गया। और जो स्मॉल यूनिट रहता है, इंडिविजुअल यूनिट रहता है, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आता है वाइल वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन विद द ऑब्जेक्टिव। तभी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है असाइनिंग और मैनेजिंग करना एसेट को, कोई भी एसेट को मैनेजिंग करना इन अ मैनर दैट सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल, मतलब इस तरह से कोई भी एसेट को मैनेज करना कि वो सपोर्ट कर सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके स्टैटिक गोल में, उसका जो गोल है उसमें हेल्प करने में मदद कर सके। रिसोर्स एलोकेशन, वो रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट किया जाए, इस तरीके से मैनेज किया जाए कि वो
अपने स्ट्रैटेजिक गोल या प्रॉफिट में मदद करे उसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। तो जब भी स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन विद द ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ एनी सिंगल फर्म और इंडिविजुअल, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग वो रिसोर्स एलोकेशन पढ़ते हैं बिटवीन द डिफरेंट एरिया ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपनीज, मतलब सेम कंपनी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। जब हम लोग डिफरेंट एरिया का बात करेंगे और जब सिंगल सेम एरिया में बात करेंगे कोई सिंगल इंडिविजुअल का, तो उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। कोऑपरेटिव इन इंडिया, उसके हिस्ट्री के बारे में इसमें हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव कैसे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ और क्या क्या कौन कौन सा एक्ट आया। सबसे पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्टेड हुआ था 1904 में, जिसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास हुआ था। तो 1904 में कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास हुआ था। फादर है कोऑपरेटिव मूवमेंट के एफ निकोलसन, इंडिया के फादर है। जब ये कोऑपरेटिव एक्ट पास हुआ 1904 में, तो इसके कुछ लिमिटेशन थे। इसमें क्या लिमिटेशन थे कि इसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं था फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटी बनाने का। तो इसमें कोई भी फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटी बनाने का प्रोविज़न नहीं था। तो 1912 में प्रोविज़न लाया गया फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटी बनाने के लिए। उसका एम था कि इम्प्रूव कर सके इकोनॉमिक स्टेटस उसके मेंबर को एज वेल एज मीट कर सके उसके डेली रिक्वायरमेंट को। तो देयर वाज अ प्रोविज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो। तो जो 1912 में एक्ट आया उसमें दो चीज़ आया था कि नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना और उसके साथ प्रोविज़न आया फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। फिर गवर्नमेंट अपॉइंट किया एक कमेटी सर मैक्लेनेगन के अंडर में 1914 में। तो ये जो कमेटी बना, इस कमेटी ने ऑब्जर्व किया पीपल को और बताया कि उनके सोच के मुताबिक उन लोग ऐसा सोचते हैं, उनके पीपल के लोग में ऐसा इम्प्रेशन है, ऐसा सोच है कि कोऑपरेटिव जो होता है वो मेनली गवर्नमेंट एजेंसी है। तो उन्होंने कुछ कुछ सजेशन दिया, रिकमेंडेड दिया। उन्होंने बताया कि हमें इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगा कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का, से ज़्यादा मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इफ़िशिएंटली, अपने मन से ज़्यादा मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जब वो एजुकेटेड होंगे इस चीज़ के बारे में। और दूसरा उन्होंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज़रूरी है जो कि हेल्प कर सके प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तीसरा उन्होंने बताया टू फॉर्म द प्रोविंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन ईच स्टेट, हर स्टेट में प्रोविंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना जरूरी है। फॉर केयरफुली स्क्रूटनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जांच करना जरूरी है हर मेंबर का बिफोर ग्रांटिंग लोन। तो लोन देने से पहले अच्छे से जांच करना बहुत ज़रूरी है हर मेंबर का। 1944 में गवर्नमेंट अपॉइंट किए एग्रीकल्चर फाइनेंस सब कमेटी, जो कि प्रोफेसर D.R. गडगिल के अंदर में था, जिसमें स्टडी किया कोऑपरेटिव मूवमेंट को और उसमें सजेशन दिया गया उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर 1945 में गवर्नमेंट अपॉइंट किया कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी, जो कि सबमिट किया अपनी रिपोर्ट को 1946 में। फिर 1951 में ऑल इंडियन रूरल सर्वे कमेटी रिपोर्ट आया, पब्लिश हुआ उसका रिपोर्ट, जिसमें जिसके चेयरमैन थे ऑफ द कमेटी जो थे वो थे A.D. गोडवाला। उनका रिकमेंडेशन था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज साइज कोऑपरेटिव सोसाइटी करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को असिस्ट करना चाहिए और मदद करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लोन और सब्सिडी सोसाइटीज़ को। एडॉप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्रेडिट का एडॉप्शन लाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए सिस्टम जो क्रेडिट को कंट्रोल कर सके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SBI एज इंस्टीट्यूट, SBI को इस्टेब्लिशमेंट किया जाए एज इंस्टीट्यूट जो कि असिस्ट कर सके कोऑपरेटिव सोसाइटी को रूरल ब्रांचेज में। तो मतलब SBI रूरल जगह पे फैले, रूरल को हेल्प करे, वहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प करे, इसलिए SBI का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। इन 1954 में दी ऑल इंडियन रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी रिकमेंडेड किया फॉर्मेशन ऑफ लार्ज साइज सोसाइटी के लिए। फिर थर्ड इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस जो कि हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में इन अप्रैल 1958 में, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इम्पोर्टेंस क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1959 में जो नागपुर में सेशन हुआ था वहाँ पे एक्सेप्ट किया रिजोल्यूशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमिक। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्म से प्रोडक्ट से जितनी भी चीज़ से रिलेटेड है उसकी रिजोल्यूशन, उसको सुधारने के लिए, उसको करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया सेशन
तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1959 में हुआ था नागपुर में, उन्होंने वहाँ एक्सेप्ट किया कि उसको सुधारने की ज़रूरत है एग्रेरियन इकोनॉमिक को। और जो रिजोल्यूशन उसका सुधार हुआ वो रेडिकल चेंज लाया इन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया ये, जब ये एग्रेरियन इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1959 में। मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट टाइम जो इस्टेब्लिश हुआ था 1939 में इन उड़ीसा में। मल्टीपर्पज़ जो एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ हो वैसा कम्युनिटी जो इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम हुआ था 1939 में उड़ीसा में। 1954 जो ईयर था वो लैंडमार्क था हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के लिए, जो हिस्ट्री ऑफ रूरल क्रेडिट और रूरल क्रेडिट पॉलिसी इंडिया के लिए। फिर जो कोऑपरेटिव जो होता है ये ओरिजिनली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये ओरिजिनेट हुआ था यूरोप से। और ब्रिटेन जो इसका होमलैंड था कोऑपरेटिव स्टोर मूवमेंट का, ये मेन जगह था कोऑपरेटिव मूवमेंट का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव मार्केटिंग का कि वो रिड्यूस कर सके मार्केटिंग मार्जिन को और एश्योर कर सके फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, इसीलिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग बनाया गया था। मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 1942 में था गवर्न करता था वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को। हुज ऑब्जेक्ट एंड एरिया ऑपरेशन जो एक्सटेंड था एक स्टेट से ज़्यादा तक में, उसका एरिया और ऑब्जेक्ट एक्सटेंड किया हुआ था, जो मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 1942 में गवर्न करता था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी एक्ट जो 1962 में बाय रिपेलिंग अर्लियर एक्ट, तो अर्लियर एक्ट को ये नष्ट करके, अर्लियर एक्ट को ख़त्म करके ये जो एनसीडीसी एक्ट बना था, एनसीडीसी एक्ट जो इनेक्टेड था वो लॉ लाया, जो एनसीडीसी एक्ट वाज लॉ लाया गया विच रिप्लेस द अर्लियर एनसीडीसी बोर्ड में। जब ये लॉ आया एनसीडीसी एक्ट का तब वो रिप्लेस किया एनसीडीसी बोर्ड्स का, अर्लियर जो उससे पहले बोर्ड को थे उसमें रिप्लेस किया गया। टू प्रोवाइड द ग्रेटर फंक्शन ऑटोनोमिस टू कोऑपरेटिव, ज़्यादा अच्छा से काम कर सके और सेल्फ काम कर सके और अपना एक ऑटोनोमस बॉडी रहे कि डिसीजन वो खुद ले सके सारा कोऑपरेटिव, और रिड्यूस कर सके ब्यूरोक्रेट्स इंटरफेरेंस को। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स इस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, कोई भी बाहर का गवर्नमेंट एजेंसी सब कोई भी इस पर इंटरफेयर ना कर सके। इसके लिए एंड द प्रोफेशनलाइज द मैनेजमेंट को प्रोफेशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशन का बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CH ब्रह्म प्रकाश कमेटी के द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS एक्ट 2002 में, जो MSCS एक्ट जो 2002 में लाया गया, उसको लॉ बनाया गया, इनेक्टेड किया गया। इट केम इनटू द फोर्स, जो कि ये फोर्स में आया, अपने काम कार्यरत में आया 19 अगस्त 2002 को, जो कि ये रिप्लेसिंग किया MSCS एक्ट जो 1984 में था। तो नया लाया गया MSCS को जो 2002 में, जो कि ये 19 अगस्त 2002 में रिप्लेस किया MSCS एक्ट को 1984 में। तो 2002 में जो ये कोऑपरेटिव बना, तो इस कोऑपरेटिव को पावर था कि वो अपना इलेक्शन करा सके, अपॉइंट कर सके ऑडिटर्स को, और ये रेज कर सके रिसोर्स को बाय रिसीविंग डिपॉजिट के थ्रू या लोन के थ्रू, या लोन दे सके। तो ये जब ऑटोनॉमस बॉडी बना 2002 में, जिसको सारे पावर रहा, तो ये था कोऑपरेटिव मूवमेंट कहाँ से, जब 1904 से स्टार्ट हुआ, और जब उसे कैसे कैसे मूवमेंट हुआ, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये सब था हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। आरबीआई एंड एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एग्जिस्टेंस में आया था अपना 1 अप्रैल 1935 में, जब उसके एक्ट आया था आरबीआई का 1934 में। तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, लेकिन जब ये एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो 1 अप्रैल 1935 में। और ये नेशनलाइज कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में आरबीआई नेशनलाइज आया था। और इसके पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर थे मिस्टर ऑस्बोर्न ए स्मिथ थे, वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और यहाँ एसबीआई के बारे में दिया हुआ है कि जिसमें बैंक ऑफ बंगाल जो इस्टेब्लिश हुआ था 1804 में, बैंक ऑफ बम्बई जो इस्टेब्लिश हुआ था 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास जो इस्टेब्लिश हुआ था 1843 में। तो ये जो 3 बैंक था इंडिया में, इन सबको मिला दिया जाता है, मर्ज कर दिया गया था, उसका नाम दिया गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में। तो 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1921 में। फिर जो 1921 में
1955 में इसको नाम चेंज करके कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको नेम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 1959 से 1960 में बहुत सारे इसमें बैंक को ऐड किया गया, एसोसिएट बैंक अटैच किया गया एसबीआई के साथ में। तो पहले तीन बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। फिर इसको नेम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया आज़ादी के बाद 1955 में। फिर इसके साथ कई एसोसिएट बैंक को भी अटैच किया गया एसबीआई को इन 1959 और 1960 में। और फाइनेंस क्या होता है पीरियड के हिसाब से। शॉर्ट टर्म लोन किसको कहते हैं, जब भी लोन ग्रांटेड किया जाता है वन सीजन के लिए ऑफ क्रॉप के लिए, डेट इज 1 ईयर या 1.5 साल तक के लिए जब भी कोई भी लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म लोन। और मीडियम टर्म लोन क्या रहता है, सच लोन इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 5 ईयर। तो 1 से 1.5 साल के लिए अगर किया जा रहा है तो वो होगा आपका शॉर्ट टर्म लोन में। मीडियम टर्म लोन होगा जब 1 से 5 ईयर के लिए जब लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म लोन में क्या होगा, सच लोन इज फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 30 ईयर। तो लॉन्ग टर्म लोन आता है 5 to 30 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन आता है 1 से 5 ईयर के लिए, और शॉर्ट टर्म लोन आता है 1 से 1.5 साल के लिए लगभग, ये शॉर्ट टर्म लोन में आता है। फिर कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, तो कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कोऑपरेटिव बैंकिंग दो टाइप का है, एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है नॉन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर नॉन एग्रीकल्चर में आता है स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसके अंदर दो आता है एम्प्लॉयर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स में जो ये जनरली होता है ये अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ये जनरली अर्बन एरियाज के लिए होता है, जिसमें नॉन एग्रीकल्चर आता है, फिर स्टेट कोऑपरेटिव आता है, फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव आता है, प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता है जिसमें एम्प्लॉयर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। और ये दूसरे आता है एग्रीकल्चरल से जो रिलेटेड रहता है, जिसमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन होता है, और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म कौन होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जिसमें होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होता है और सेंट्रल कोऑपरेटिव, ये सब होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये सब होता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन वाले। और लॉन्ग टर्म लोन वाले एग्रीकल्चर से कौन है, सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक एट स्टेट लेवल में जो इतना भी रहता है, और दूसरा कौन होता है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक एलडीबी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसीलदार लेवल, डिस्ट्रिक्ट और तहसीलदार लेवल या स्टेट लेवल में जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। नॉन एग्रीकल्चर वाले कौन है, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट और एम्प्लॉयर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक पहला मॉर्गेज बैंक जो गिरवी रखने वाला बैंक है, स्टैब्लिश हुआ था 1920 में झांग में पंजाब में। बट रियल बिगनिंग स्टार्ट कब हुआ था, जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सेंट्रल लैंड मॉर्गेज बैंक का 1929 में मद्रास में। तो मद्रास में सेंट्रल लैंड मॉर्गेज बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1929 में, जब फॉर सेंट्रलाइजिंग द इशू ऑफ डिवेंचर को सेंट्रलाइज करने के लिए जब बात चल रहा था, and for coordinating the working of primary land development bank in the state, इसके लिए बना था। In the beginning of the third 5 year plan, जब ये 5 year plan था, third 5 year plan जब हुआ था, the name of this bank was changed into the land development bank। तो ये थर्ड 5 year plan में इसका नाम चेंज कर दिया गया लैंड डेवलपमेंट बैंक in order to give credit facility to the farmer for development of agriculture। तो क्रेडिट दे सके पैसा देने के लिए फार्मर को कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, ये फाइनेंस करता है लॉन्ग टर्म लोन को। उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव के साथ। क्या रहता है, पहला द सेटलमेंट ऑफ द ओल्ड डेप्थ। लॉन्ग टर्म लोन देता है कि वो अपने सेटलमेंट कर सके ओल्ड डेप्थ को, उन्होंने अगर कोई डेप्थ लिया हुआ है तो उसको वो सेटल कर सके। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, लैंड को इम्प्रूव कर सके, पैसे लेके वो अपने लैंड में लगाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे कुछ उपज ले सके और लैंड को भी ठीक कर सके अपना। गिव क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर फॉर परचेजिंग इरिगेशन इक्विपमेंट एंड ट्रैक्टर, वो इक्विपमेंट खरीद सके, अपने लैंड को इम्प्रूव कर सके और सेटल कर सके अपने ओल्ड डेप्थ को, कर्ज को। क्रॉप लोन स्कीम, क्रॉप लोन स्कीम क्या होता है,
The crop loan scheme was one of the recommendation of the All Indian Rural Credit Survey Committee का report in 1954 मिस्टर B.L. मेहता जिसके थे also recommended the need for crop loan in 1960. crop loan का need है 1960 में बताए थे B.L. मेहता के द्वारा. The crop loan is sanctioned in the 1/3 of the total loan. जो क्रॉप लोन होता है सैंक्शन होता है 1/3 ऑफ द टोटल लोन. जितनी टोटल लोन है उसमें से 1/3 जो पार्ट होता है वो क्रॉप लोन होता है सैंक्शन जो कि होता है. फर्स्ट क्रॉप लोन वाज गिवन टू द कॉटन एट बेरार इन महाराष्ट्र. तो पहला जो क्रॉप लोन है किसमें किया गया था वो कॉटन में दिया गया था बेरार में महाराष्ट्र में. तो क्रॉप लोन स्कीम क्या है? क्रॉप लोन स्कीम वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सोसाइटी सर्वे का रिपोर्ट में था जिसमें B.L. मेहता ने बताया था कि ये जरूरी है क्रॉप लोन को. 1960 में उन्होंने बताया था. और क्रॉप लोन सैंक्शन होता है 1/3 टोटल लोन में. और जो क्रॉप लोन है वो सबसे पहले दिया गया था कॉटन में बेरार में महाराष्ट्र में. रीजनल रूरल बैंक RRB. तो कमेटी जो हुआ था ऑन रूरल बैंक हेडेड बाय द किसके द्वारा? ये कमेटी जो हेड होता था जो बना था वो था M नरसिम्हा के द्वारा 1975 में. और RRB कब आया था? एग्जिस्टेंस आया था रिजल्ट ऑफ मेजर टेकन अंडर 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम. ये इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1975 में 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम. इसमें क्या था? ये कवर करता था बहुत सारे एक्सपेक्ट को. ये 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम जैसे कि पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, लैंड रिफॉर्म हो, इरिगेशन हो, ड्रेनेज हो. तो इस तरीके से वो 20 इकोनॉमिक प्रोग्राम को ये कवर करता था. इसके लिए एग्जिस्टेंस किया RRB का रीजनल रूरल बैंक को कि वो हेल्प कर सके पुअर्स लोग को. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 RRB वेर इस्टेब्लिश. पहला 5 RRB इस्टेब्लिश किया गया जो कि सबसे पहले यूपी में किया गया, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में. और सिंडिकेट बैंक और SBI, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वेयर स्पॉन्सर बैंक रिस्पेक्टिवली. 5 जगह में इन बैंकों को इस्टेब्लिश किया गया और कई सारे बैंक इसको स्पॉन्सर किए हुए थे. तो उस समय जो सिंडिकेट बैंक हुआ, SBI बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, यूनाइटेड नेशनल बैंक हुआ, ये सब बैंक उसको स्पॉन्सर कर रहे थे. ये सब बैंक खोल रहे थे अपने रूरल एरिया में रीजनल रूरल बैंक को. तो ये शेयर कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक का सब्सक्राइब किया गया सेंट्रल के द्वारा, स्टेट के द्वारा और स्पॉन्सर बैंक के द्वारा. जब भी कोई सेंटर करता था तो सेंटर का कितना परसेंटेज था? सेंटर का परसेंटेज था 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उस बैंक को खोल रहा है उसका 35% था. तो ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना स्पॉन्सर किया हुआ था. तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट 15% पैसा देगी और 35% जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है. ऑथराइज वर्किंग कैपिटल ऑफ RRB वाज 1 करोड़. जो कि ऑथराइज वर्किंग कैपिटल था RRB का 1 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल था 25 लाख फॉर ईच बैंक, हर बैंक के लिए. तो क्या होता है ऑथराइज्ड वर्किंग कैपिटल? ऑथराइज्ड वर्किंग कैपिटल होता है जब कोई बैंक खुलता है तो वो जितने IPO निकाल रहा है, मतलब वो उसको कितने सारे ऑथराइज कैपिटल मिला है कि इतने कैपिटल तक वो पैसा रेज कर सकता है शेयर मार्केट के थ्रू. वो शेयर इतना करेगा उसके बाद वो रेज कर सकता है. जैसे किसी बैंक गया कि वो 1 लाख तक शेयर को वो रेज कर सकता है, मतलब 1 लाख शेयर वो अपने शेयर मार्केट में जैसे डाल रहा है तो वो 1 लाख शेयर डाल सकता है जिसमें से वो 10 के वैल्यू पे. तो ऑथराइज वर्किंग कैपिटल कितना हुआ उसका? 10 लाख. तो 10 लाख तक ऑथराइज वर्किंग कैपिटल कर सकता है. प्राइस जनरली सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होते रहता है. कब? क्योंकि अगर वो इनिशियल में IPO लाया तो वो 4 लाख का ही, उसको 1 लाख शेयर मिला तो वो 40,000 ही लाएगा. वो 60,000 को रखा हुआ रहेगा. तो IPO के थ्रू जो लाएगा वो 40,000 लाया. तो वो जो पेड अप कैपिटल हुआ वो इनिशियल हुआ जब वो IPO कर रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहा है. उसके बाद जब वो FO करेगा, बाद में FPO करेगा, तब वो एक्स्ट्रा फंड रेज कर सकता है. तो ऑथराइज वर्किंग कैपिटल हमेशा पूरा यूज नहीं करता है, लेकिन जो ऑथराइज वर्किंग कैपिटल रहता है इतना शेयर को कर सकता है. किस प्राइस में? वो डिपेंड करता है बाद में जब वो शेयर का प्राइस किस भाव पे रहेगा उस समय. अब पेड अप कैपिटल रहेगा जितने अमाउंट का वो रेस कर चुका है या जितने अमाउंट वो इनिशियल में रेस कर सकता है. तो ऑथराइज वर्किंग कैपिटल था कि इसका 1 करोड़ तक कर सकता है. और पेड अप इनिशियल में वो 25 लाख तक कर सकता है हर बैंक. ये RRB का नया बना था जब वो स्टैब्लिश हुआ था. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कोई भी RRB का मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्पेशली किसको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को.
जिनका 0 से 2 हेक्टेयर तक में है उनको ये प्रोवाइड करना लैंड है जिनके पास। एग्रीकल्चर लेबर्स को आर्टिसंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरिया में। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। क्रेडिट मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी दे सके। ज़्यादातर वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, एग्रीकल्चर लेबर को, आर्टिस्टेंस को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को इन रूरल एरियाज में। इन जून 1977 अ कमिटी अंडर प्रोफेसर M.L. दांतवाला के अंदर इवेल्युएट किया द परफॉर्मेंस ऑफ RRB, जो कि रिपोर्ट इन 1980 में आया। वो रिकमेंडेशन क्या क्या था? Establishment of RRB was very essential for meeting available credit need of the farmer and weaker people even in those areas where primary cooperative credit society were functioning। मतलब जहाँ पे प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कर रहा है वहाँ पे भी काफ़ी ज़रूरी है इसको इस्टेब्लिश करना, क्योंकि ये क्रेडिट नीड कर सकता है फार्मर को और वीकर पीपल को हेल्प कर सकता है। तो वो रिकमेंडेड किया कि इस्टेब्लिश किया जाए आरआरबी को। बहुत इस्टेब्लिशमेंट हो आरआरबी का, वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है कि वो क्रेडिट नीड को प्रोवाइड कर सकते फार्मर को और वीकर सेक्शन को। ना कि उस जगह जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी, बल्कि उस जगह भी जहाँ पे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से फंक्शनिंग कर रहा है उस जगह भी ज़रूरी है। 1977 में जो कमेटी बना था M.L. दांतवाला के अंदर में, उन्होंने इवेल्युएट करके ये रिकमेंडेड किया था। फिर यहाँ कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि टकावी क्या होता है। टकावी क्या होता है? ये नेम है गवर्नमेंट लोन का, विच इज़ गिवन जब दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेमाइन एंड डिजास्टर कंडीशन। तो जब गवर्नमेंट लोन देता है, जब फेमाइन और डिजास्टर जब कहीं पे आ जाता है, उस समय जो गवर्नमेंट किसी को लोन देता है तो उसको टकावी बोला जाता है। तो FSS क्या होता है? मीन्स फार्मर सर्विस सोसाइटी होता है। PSCS क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो होता है वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। मार्केटिंग सर्विस और फंक्शन, ये एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और एजेंसी के द्वारा, जो कि इन्वॉल्व करता है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, जो कि क्या क्या सर्विस रहता है, जैसे सेलिंग करना, बाइंग करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट या ट्रांसपोर्टेशन करना, स्टोरेज करना या फाइनेंसिंग करना, रिस्क मैनेजमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करना। तो ये सब जो होता है वो मार्केटिंग सर्विस के द्वारा किया जाता है। ये फंक्शन होता है, जो एक्टिविटी होता है, जो परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और एजेंसी के द्वारा। फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंस मतलब ये प्रोविज़न होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी को किस तरह से मैनेज किया जाए, और एंड क्रेडिट का टू गेट गुड्स फ्रॉम दी हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जो गुड्स है हैंड से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आराम से पहुंच जा सके, किस तरीके से मनी को मैनेजमेंट किया जाए, फाइनेंस किया जाए, मनी को किस तरह से मैनेज किया जाए कि कोई भी गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच सके। फाइनेंसिंग इज प्रेजेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब इट इज़ ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टुडे, कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए कि कम रिस्क है, लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। मार्केट एजेंसी और फंक्शनरीज, उसका मार्केट का क्या क्या एजेंसीज और फंक्शनरीज क्या है, जैसे विलेज मर्चेंट होता है, इनटेनरेंट डीलर होता है, देयर इज अ लैक ऑफ कंपटीशन फॉर देम इन द विलेज, उसका कंपटीशन होता है, कमीशन एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, होलसेलर होता है। तो ये सब जो होता है मार्केट का एजेंसीज या एजेंट कह सकते हैं, या जो फंक्शनरी रहता है जो कि काम करता है ये सब के लिए। होलसेलर में दो टाइप का होता है, एक कच्चा अरेतिया जिसको बोलते हैं और एक पक्का अरेतिया। जो कच्चा अरेतिया रहता है डील्स विद द असेंबलिंग ऑफ प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको असेंबल करने में लगता है। और जो पक्का अरेतिया रहता है वो डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेलर, जो भी सामान है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिटेलर को देता है। जो बोथ अरेतिया रहता है एडवांस करता है लोन टू द प्रोड्यूसर विद द टर्म दैट द प्रोड्यूस कुड बी सोल्ड ओनली टू देम। जो भी प्रोड्यूस बनाया जा रहा है वो खाली उनको दिया जाए, ना कि डायरेक्ट रिटेलर को दे दिया जाए, तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए अरेतिया तभी बेचते हैं, या होलसेलर। और जो लास्ट में आता है रिटेलर आता है, ये लास्ट लिंक होता है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, जो कि प्रोड्यूस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। फिर आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, जैसे लो लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेबर ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंट फार्मिंग, प्री
Valence of food grain crops, traditional method of cultivation still practice, population pressure on agriculture land, labor dominance, small holding in India, uneven distribution है land का, mix farming होता है अभी भी, रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ क्रॉप होता है, डिपेंडेंस ऑन मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सब विशेषता इंडियन का कैरेक्टरिस्टिक है। प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अनसर्टेन रेल एंड प्रॉब्लम इन इरिगेशन होता है, एक्सेस पॉपुलेशन प्रेशर है, क्वालिटी लैंड ओनरशिप है, अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मॉलर लैंड होल्डिंग है, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग है, लो सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस, नेचुरल हजार्ड्स, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ कैपिटल। तो ये सब जो कुछ है ये सब प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, और ये था कैरेक्टरिस्टिक। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब जानता है, बेसिक है। फिर इकोनॉमिक होल्डिंग्स क्या रहा, इकोनॉमिक होल्डिंग रहा द साइज ऑफ होल्डिंग विच प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट टू द फार्म फैमिली। तो जो साइज ऑफ होल्डिंग जितने भी रहता है जो प्रोवाइड करता है फुल एम्प्लॉयमेंट टू द फार्म फैमिली एंड प्रोवाइड अ रीजनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक होल्डिंग। तो इकोनॉमिक होल्डिंग ये होता है कि वो ऐसा होल्डिंग, साइज ऑफ होल्डिंग जो प्रोवाइड कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट फार्म, जो फार्म है उसका फैमिली को, और प्रोवाइड कर रहा है कि स्टैंडर्ड लाइफ जी सके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक होल्डिंग। According to the Central Land Reform Committee के द्वारा the economic holding size of the family having 5 member, जो 5 मेंबर रहेगा उसको इकोनॉमिक होल्डिंग कितना होता है, रिकमेंड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लैंड रिफॉर्म कमेटी के द्वारा द साइज ऑफ अ फैमिली के हिसाब से 5 मेंबर का इकोनॉमिक होल्डिंग कितना है। पहला क्या है 10 एकड़, 10 एकड़ मतलब 4 हेक्टेयर फॉर इरीगेटेड लैंड के लिए, 27 एकड़ मतलब 10.9 हेक्टेयर फॉर पार्सली इरीगेटेड लैंड के लिए, और 54 एकड़ या 21.85 हेक्टेयर फॉर नॉन इरिगेटेड लैंड के लिए। ये है उसका इकोनॉमिक होल्डिंग। वन ऑफ द बेसिक ऑफ ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉमन फार्मर इन इंडिया। 3 टाइप के कॉमन फार्मर होते हैं। पहला होता है मार्जिनल फार्मर, और मार्जिनल फार्मर क्या होता है, ऐसा फार्मर जो जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर आर अनइरिगेटेड लैंड आपको मार्जिनल फार्मर होता है। मार्जिनल फार्मर कंस्टिट्यूट 51% ऑफ द टोटल फार्म होल्डिंग। तो जितने भी फार्म होल्डिंग उसमें 51% जो है वो मार्जिनल फार्मर आते हैं। मार्जिनल फार्मर कैसे फार्मर होते हैं, जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड होता है उनको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर कौन होते हैं, सच फार्मर हैज़ 1 to 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड एंड कंस्टिट्यूट 19% ऑफ द टोटल फार्म होल्डिंग इन द इंडिया। तो मार्जिनल जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम हो, स्मॉल जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर हो अनइरिगेटेड लैंड, एंड जो कि 19% है टोटल। ये 51% है, ये 19% है, मतलब टोटल अगर हम लोग मिला ले तो 70% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है इंडिया में। और एग्रीकल्चर लेबर होता है सच फार्मर आर लैंडलेस एंड हैविंग नो एनी लैंडेड प्रॉपर्टी। मतलब वो एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, दूसरे के ज़मीन पे काम करते हैं, उनके पास कोई नहीं लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है, हैविंग नो एनी लैंडेड प्रॉपर्टी, उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी भी नहीं है। एग्रीकल्चर प्राइस, कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन सबसे ज़्यादा फेमस रहता है, आर मोर प्रिवेलेंट देन ऑफ एनी अदर मार्केट। कोई भी अदर मार्केट के सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, परफेक्ट कंपटीशन सबसे ज़्यादा फेमस है एग्रीकल्चर सेक्टर में। परफेक्ट मार्केट के लिए कौन कौन सा कंडीशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर दोनों होना चाहिए। बायर भी ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, सेलर भी ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है बाय ऑल द सेलर वो एक जैसा होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट हर सेलर प्रोड्यूस करे। बोथ सेलर एंड बायर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट प्राइस, प्राइस का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए बोथ बायर और सेलर को। नो लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन हो, बायर और सेलर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, नो लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर एंड सेलर, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो दोनों में। और कंपटीशन दैट इज़ नॉट प्योर, जो प्योर नहीं होता उसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जैसे कि पहला हुआ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर बट ईच प्रोड्यूस एंड सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोड्यूसर बहुत सारा है इसमें, जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर है इसमें बेचने के लिए, और जो बेचने के लिए वो सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को बेच रहे, कोई एक टाइप का प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। ईच वन हैज़ अ मोनोपोली ऑन इट्स ओन, मतलब सब अलग अलग बेच रहा है तो सबका मोनोपोली है। अगर किसी सेलर को अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कोई सेलर बेच रहा है तो बायर के पास ये ऑप्शन रहेगा, वो जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, और जो भी। दूसरा क्या है, दूसरा है ओलिगोपोली, जिसमें फ्यू सेलर रहता है जो कि
डीलिंग करता है होमोजीनस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो कि स्मॉल में। कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहता है अमंग द सेलर विथ रिगार्ड्स टू देयर प्राइस आउटपुट पॉलिसी के थ्रू। ओलिगोपोली में जैसे कि सिम की बात कर ले तो इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर अभी ज़्यादातर लीडिंग में कौन है, तीन ही है, वोडाफोन हो, आइडिया हो, तो ये तीन ही है, अपना मन से ऊपर नीचे करते रहते हैं, जियो, वोडाफोन, आइडिया। और फ्यू सेलर हैं इन लोग में। और एक एक्सट्रीम केसेस जो होता है वो होता है मोनोपोली, मीन्स प्रैक्टिकली वन सेलर और वन प्रोड्यूसर। ऐसा हो कि एक ही सेलर हो, अगर जैसे सारा टेलीकॉम इंडस्ट्री बंद हो गया तो एक ही बच जाएगा सेलर, वो बच जाएगा, जैसे कि मान लीजिए जियो बच गया तो एक वो उसका वो मोनोपोली हो जाएगा। तो मीन्स प्रैक्टिकली वन सेलर और प्रोड्यूसर, एक ही सेलर हो या एक ही प्रोड्यूसर हो, तब ऐसा केस हो जाता है। प्रैक्टिकली ऑल दीज थ्री मार्केट कंडीशन डू नॉट प्रिवेल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो प्रैक्टिकली हो तीनों ये पॉसिबल नहीं हो पाता एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये नहीं होता है। फिर होता है एक मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल। मतलब मार्केट के लिए कोई फार्मर अगर जैसे वीट उगाया तो वीट उगाने के बाद वो रख लिया अपने फैमिली के लिए, उसको जितना रिक्वायरमेंट था वो रख लिया। बाकी जितना भी वीट वो मार्केट के लिए रखा है, वो ऐसा सोच रहा है कि वो उसको मार्केट में जाके बेचेगा। मार्केटेबल सरप्लस, मार्केट के लिए बेचने के लिए रखा हुआ वो सरप्लस, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। और मार्केटेड सरप्लस, द पोर्शन विच इज एक्चुअली बाउट टू द मार्केट, मतलब वो मार्केट में ले गया है उसको बेचने के लिए, उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। जो पर्टिकुलर टाइम फॉर सेल, उसको सेल करने के लिए अगर ले गया है उसको मार्केटेड बोलेगा। और मार्केटेबल वो रखा हुआ है उसको बेचने वाला है, ऐसा सोच रहा है कि वो उसको बेच देगा, जो वो अपनी फैमिली का रिक्वायरमेंट के लिए अलग रख दिया, उसके बाद जो मार्केट के लिए रखा है। तो ये था मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1965। जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था वो कब आया था, 1965 में आया था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। अब नया टॉपिक आता है प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी होता है जब रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइस। मतलब जितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है उस हिसाब से प्राइस चेंज हो रहा है, तब तो उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस का इलास्टिसिटी, जितना क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है, जितना डिमांड में चेंजेस आएगा, जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस आएगा उस तरह से डिमांड में चेंजेस आएगा, क्वांटिटी में चेंजेस आएगा, तो उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। कंप्लीट इन इलास्टिक डिमांड, तो कंप्लीट इन इलास्टिक डिमांड में क्या है, कंप्लीट इन इलास्टिक डिमांड में ये इसका है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, जो कंप्लीट इन इलास्टिक डिमांड होता है। इसमें क्या है, डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, मीन्स कि अगर प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है, इसका डिमांड कांस्टेंट रहता है। ये किस केस में जनरली आता है, ये केस में आता है साल्ट का केस में। अगर प्राइस उसका कम हो जाए कल को साल्ट को, या प्राइस बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड उसका उतना ही रहेगा, साल्ट हम लोग उतना ही यूज़ करते हैं घर में, नमक उतना ही यूज़ करते हैं। तो व्हेन द डिमांड कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंज हो रहा है उसको डिमांड से कोई मतलब नहीं है, डिमांड अनरिस्पॉन्सिव रहता है। जब बीपी इक्वल टू जीरो होता है वो अनरिस्पॉन्सिव रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसके प्राइस चेंजेस को डिमांड। और रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, जब भी when the increase in quantity sold is proportionally smaller than the decrease in price। मतलब प्राइस में जितना डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से डिमांड में उसका इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। प्राइस अगर हम कम कर रहे हैं तो डिमांड उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो आएगा रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस तो अगर हम प्राइस किसी प्रोडक्ट का 10 रुपये कर रहे हैं तो 10 रुपये के हिसाब से उसका डिमांड भी 10 रुपये के हिसाब से नहीं बढ़ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। ये होता है जो कि जीरो से कम होता है, मतलब वन से कम होता है, जीरो से ज़्यादा होता है। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डिमांड पे, डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि जिस हिसाब से प्राइस बढ़े उस हिसाब से ये बढ़े, तो वन से ये कम रहता है, जीरो से ज़्यादा रहता है। और होता है यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिसिटी कब आता है, when the proportional change in the quantity demand is just equal to the proportional change in its price। मतलब कि जितना उसका प्राइस चेंज हो रहा है उतना उसका क्वांटिटी भी, डिमांड भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये आएगा। मतलब कब होता है, ये बेसिक कंडीशन है जो कि लगभग लगभग होता है क्या, प्राइस जितना कम कर रहे डिमांड उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसमें
ईपी इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब जितना प्राइस चेंजेस होगा उस हिसाब से उतना डिमांड चेंजेस होगा। और लास्ट में होता है इलास्टिक डिमांड। ये इलास्टिक डिमांड क्या है? इलास्टिक डिमांड होता है कि इसमें डिमांड हमारा बढ़ घट रहा है, डिमांड बढ़ घट रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, इसमें प्राइस कांस्टेंट है। डिमांड अपना बढ़ते जा रहा है, डिमांड अपना घटते जा रहा है। ये जनरली होता है लग्जरी गुड में, कि लग्जरी गुड का डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन जो प्राइस है वो कांस्टेंट है हमेशा के लिए। तो ये डिमांड इन्फिनिटी तक जा सकता है, प्राइस कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होता है, परफेक्ट इनइलास्टिक में इसमें जो डिमांड रहता है वो नॉर्मल रहता है, कांस्टेंट रहता है, और प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। रिलेटिव इनइलास्टिक में क्या होता है, प्राइस जिस हिसाब से नीचे होता है उस हिसाब से डिमांड उतना नहीं बढ़ता है, जितना प्राइस नीचे हो रहा है उस हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यूनिट इलास्टिसिटी में होता है, जितना प्राइस घट रहा है उस हिसाब से डिमांड उसका बढ़ते जा रहा है। और परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि डिमांड इसमें बढ़ घट रहा है, लेकिन जो प्राइस होता है वो अपना कांस्टेंट है। फिर लास्ट में आता है रिलेटिव इलास्टिसिटी। रिलेटिव इलास्टिसिटी क्या होता है? ये होता है प्राइस जिस हिसाब से घट रहा है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जैसे कोई प्राइस हल्का सा घटा है लेकिन डिमांड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जनरली सेल का केस में होता है कि कोई प्रोडक्ट सेल पे लगा दिया गया कि उसको प्राइस हल्का सा कम किया गया, उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये होता है रिलेटिव इलास्टिसिटी में होता है।